सोच के देखिए, एक ऐसा दौर जब भारत की सरहदों पर लगातार हमले हो रहे थे। कुछ आए दौलत लूटने के लिए तो कुछ यहीं पर बस जाने के इरादे से। आज हम उसी कहानी को समझेंगे कि कैसे इन हमलों ने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और एक ऐसी सल्तनत को जन्म दिया जिसने लुटेरों से शासकों तक का एक लंबा सफर तय किया। एक लुटेरा और एक शासक, इन दोनों में आखिर क्या फर्क होता है? क्या उनके इरादों में कोई जमीन आसमान का अंतर है? यह सवाल आज की हमारी कहानी की चाबी है, क्योंकि यही हमें समझाएगा कि भारत पर हुए शुरुआती हमलों का मकसद क्या था और ये वक्त के साथ कैसे पूरी तरह बदल गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन शुरुआती हमलों की। इनका मकसद बिल्कुल साफ था, बस एक ही चीज, धन। उस दौर में भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहते थे, और यही दौलत बाहरी ताकतों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही थी। उनका इरादा यहाँ पर राज करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि यहाँ की संपत्ति को लूट कर ले जाना था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 712 से, जब मोहम्मद बिन कासिम की फौजें सिंध के तट पर उतरीं। ये भारत पर पहला बड़ा और सफल इस्लामी आक्रमण माना जाता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, कासिम यहाँ कोई साम्राज्य बनाने नहीं आया था। उसका मकसद था यहाँ की दौलत हासिल करना और अपने धर्म का प्रचार करना। इस हमले का असर सिर्फ हार जीत तक ही नहीं रहा। सिंध के राजा दाहिर इस लड़ाई में मारे गए और पहली बार इस इलाके में जजिया नाम का एक टैक्स लगाया गया। लेकिन एक दिलचस्प बात भी हुई। इस टकराव से एक कल्चरल लेन देन भी शुरू हुआ। अरब विद्वानों ने भारतीय ज्ञान विज्ञान में काफी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने यहीं से गणित, खासकर शून्य और दशमलव सिस्टम सीखा और उसे पूरी दुनिया में फैलाया। तो ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों का पहला बड़ा मेलजोल भी था। सिंध पर हुआ हमला तो बस एक झांकी थी, असली तूफान तो अभी आना बाकी था। अब मंच पर एक ऐसा हमलावर आने वाला था जिसके हमलों की गिनती और उसकी क्रूरता इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 17, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन हमलों की संख्या है जो महमूद गजनवी ने सिर्फ 27 सालों के अंदर भारत पर किए। मतलब लगभग हर 1.5 साल में एक बड़ा हमला। ये लूट का एक ऐसा सिलसिला था जिसने पूरे उत्तर भारत को झकझोर कर रख दिया था। तो कौन था ये महमूद गजनवी? वो गजनवी वंश का एक तुर्क शासक था और उसका इरादा शीशे की तरह साफ था, भारत की दौलत। उसे यहाँ कोई साम्राज्य नहीं बनाना था। उसका सबसे कुख्यात हमला 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ, जिसे उसने न सिर्फ लूटा बल्कि बुरी तरह तबाह भी कर दिया। ये हमला उसकी लूट की भूख का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। गजनवी के हमलों के बाद भी भारत पर आक्रमण का सिलसिला रुका नहीं, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। अब एक ऐसा हमलावर आया जिसका सपना सिर्फ दौलत लूटना नहीं था, बल्कि यहीं रुककर एक बड़ा साम्राज्य बनाना था। अब कहानी लुटेरे से शासक बनने की ओर बढ़ रही थी। यहीं पर हमें अपना पहला सवाल याद करना चाहिए, एक लुटेरे और एक शासक में क्या फर्क है? देखिए, गजनवी एक लुटेरा था जो दौलत लूटकर वापस चला गया। दूसरी तरफ था मोहम्मद गौरी, जिसके इरादे बिल्कुल अलग थे। हाँ, वो भी दौलत चाहता था, लेकिन उसका असली मकसद था भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करना। वो एक शासक बनना चाहता था। लेकिन भारत को जीतना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। ये बात गौरी को बहुत जल्द समझ आ गई। 1178 में गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने उसे बहुत बुरी तरह हराया। इस हार ने गौरी को सिखाया कि भारत को जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही रणनीति की भी जरूरत है। और फिर आया वो ऐतिहासिक टकराव जिसने उत्तर भारत की किस्मत ही लिख दी। जगह थी तराइन का मैदान और आमने सामने खड़े थे दो महायोद्धा। एक तरफ थे दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ मोहम्मद घौरी। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की एक शानदार जीत हुई। मोहम्मद घौरी बुरी तरह घायल हुआ और मैदान से भाग गया। पृथ्वीराज ने राजपूत परंपरा का पालन करते हुए उसे जिंदा जाने दिया, पर यह एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। ये दया का एक ऐसा पल था जिसने दुश्मन को वापसी का एक और मौका दे दिया। और जरा देखिए कैसे सिर्फ 1 साल में पूरी बाजी ही पलट गई। 1191 में पृथ्वीराज विजेता थे, लेकिन 1192 में घौरी दुगनी ताकत और एक नई रणनीति के साथ वापस लौटा। इस बार नतीजा बिल्कुल उल्टा था। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और इस एक हार ने उत्तर भारत में हमेशा के लिए तुर्की शासन के दरवाजे खोल दिए। तराइन की दूसरी लड़ाई सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं थी,
बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। ये वो पल था जब भारत में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी गई जो अगले कई सौ सालों तक यहाँ राज करने वाला था। लेकिन एक लड़ाई जीतना और एक साम्राज्य चलाना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। सवाल ये है कि गौरी की ये जीत एक स्थायी सल्तनत में कैसे बदली। चलिए इसके बाद क्या हुआ उसे समझते हैं। तो हुआ कुछ यूं, तराइन के ठीक बाद गौरी ने 1194 में कन्नौज के ताकतवर राजा जयचंद को भी हरा दिया, जिससे उत्तर भारत पर उसका कब्जा लगभग पूरा हो गया। लेकिन फिर 1206 में अचानक गौरी की मौत हो गई। क्योंकि भारत में उसका कोई अपना बेटा या वारिस नहीं था, तो सत्ता उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गई। और मजे की बात यह है कि ऐबक असल में गौरी का एक गुलाम था, जिसे उसकी काबिलियत की वजह से सेनापति बनाया गया था। और इसी ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ। 1192 में तराइन की वो फैसलाकुन जीत, 1194 में जयचंद की हार से सत्ता पर मजबूत पकड़, और सिर्फ 14 साल बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इन 1.5 दशकों में भारत का राजनैतिक भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। और इसी के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत के दौर की शुरुआत हुई। ये सिर्फ एक वंश नहीं था, बल्कि एक के बाद एक 5 तुर्क अफगान राजवंशों का शासन था। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, इन सब ने मिलकर दिल्ली से 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया और भारत की संस्कृति, कला और समाज पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो हम अपनी कहानी के अंत में उसी सवाल पर लौटते हैं, कैसे तराइन के मैदान में लड़ी गई सिर्फ एक लड़ाई ने भारत की तकदीर को सदियों के लिए बदल दिया। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास में कभी-कभी एक दिन या शायद एक पल ही आने वाले कल की पूरी कहानी लिख देता है।